अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड के पुरफिजा मकाम बर्गनस्टॉक से शुरू होने वाली सफारतकारी इस वक्त मशरक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि आलमी सियासत का नया मरकज़ शकल बन चुकी है। पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर न सिर्फ मुकम्मल हो चुका है बल्कि दोनों मुमालिक ने आइंदा 60 रोज के लिए एक जामे रोड मैप की मंजूरी भी दे दी है। इस बड़ी पेशरफ्त की निगरानी के लिए एक आला सतह कमेटी कायम की जा रही है, जबकि जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों की नरमी पर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स फौरी तौर पर काम का आगाज कर रहे हैं। इस सफारती पेशरफ्त के जमीनी असरात भी नजर आना शुरू हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने तस्दीक की है कि तेहरान पर आए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदी पाबंदियां अमलन हटाई जा चुकी है और मुंजमद असासों की बहाली का अमल भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस डायलॉग को एक तारीखी मोड़ करार देते हुए वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन तेहरान के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर के लिए तैयार है, बशर्त ये कि ईरान जोहरी अज़ाइम से मुस्तकिल किनारा कशी इख्तियार कर ले। ताहम इस बड़ी कामयाबी के बावजूद खित्ते में तजादात की फिजा बरकरार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ सफारतकारी का रास्ता खोल रहे हैं, वहीं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि 4 माह की ईरान जंग से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाइयों ने ईरान की अस्करी कुव्वत और क़यादत को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। इसी सख्त रवैये के तहत ट्रंप ने इटली समेत अपने नेटो इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों लिया, जिनके बारे में उनका कहना था कि वो नाजुक वक्त पर अमेरिका का साथ देने में नाकाम रहे। मुआहिदे के बाद सबसे दिलचस्प और ड्रामाई सूरत हाल इसराइल में देखी जा रही है। इब्रानी यूनिवर्सिटी और अगाम इंस्टीट्यूट के एक हालिया सर्वे ने इसराइली सियासत में हलचल मचा दी है। तकरीबन 92% इसराइली अवाम का मानना है कि इस पूरे तनाज़े और अमेरिका ईरान मुआहिदे के बाद ईरान एक फातेह कुव्वत बनकर उभरा है। सर्वे के मुताबिक अक्सरियत का ख्याल है कि बेंजामिन नेतन्याहू की फौजी मुहिम इसराइल के तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करने में नाकाम रही है और मुल्क अपने जंगी मकासद हासिल नहीं कर सका। शायद इसी अंदरूनी सियासी दबाव और अवामी बेइतमादी का नतीजा है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में अपना कब्जा बरकरार रखेगी। नेतन्याहू का इसरार है कि उन्होंने ईरान को जोहरी हथियारों से रोकने का अपना बुनियादी हदफ हासिल कर लिया, लेकिन जमीनी हकाइक इस दावे से मुताबिकत नहीं रखते। लेबनान में जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली हमलों में मासूम शहरियों की शहादतें जारी हैं, जिसके रद्दअमल में हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने वाज़ेह किया है कि इसराइल लेबनान की धरती पर ज्यादा देर नहीं टिक सकता और हर जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल इस पूरे मंजरनामे का सबसे नाजुक पहलू है। अगरचे पाकिस्तान और कतर के एलामिया के मुताबिक तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक राब्ता लाइन कायम की गई है, जहां पाकिस्तान ने इनकलाब की जानिब से सिपाह की हालिया बंदिश के ऐलानात और अमरीकी मीडिया की जानिब से तेल की बिला तातुल सप्लाई के दावे जाहिर करते हैं कि सफारती मेज पर तय पाने वाले अमूर को जमीन पर नाफिज करने में अभी कई अमली रुकावटें मौजूद हैं। खुलासा यह है कि इस्लामाबाद डायलॉग ने मशरक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की बुनियाद रख दी है। ये एक ऐसी नई शुरुआत है जहाँ अमरीका और ईरान दिहाइयों की दुश्मनी के बाद पहली बार बराह रास्त और ठोस तस्वीर की तरफ बढ़ रहा है, जिसने तल अबीब को शदीद तन्हाई का शिकार कर दिया है। ईरान पर से आलमी इक्तिसादी पाबंदियां खत्म होने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? इसराइल की हटदर्मी या मुआहिदा नाफिजुल अमल रह पाएगा? अगर लिबनान पर हमले जारी रहे तो क्या ईरान जवाबी वॉर करेगा? इन मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद है साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। जमील साहब, पाकिस्तान और कतर की सालसी में होने वाले इस इस्लामाबाद डायलॉग को पिछली चंद दिहाइयों की सबसे बड़ी सफारती कामयाबी कहा जा रहा है। आपके सफारती तजर्बे की रोशनी में वाशिंगटन और तेहरान जैसी रवायती हरीफ कुव्वतों को एक मेज पर लाने में पाकिस्तान का वो कौन सा कार्ड था जो काम कर गया, जिसे माजी में ओबामा या दीगर आलमी रहनुमा इस्तेमाल नहीं कर सके? जी हाँ, पहली तो बात यह है कि ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनमोल किस्म की सफारतकारी का नमूना पेश किया है दुनिया को पाकिस्तान ने। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ज़्यादातर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए एक रवायती डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान ने रवायती डिप्लोमेसी के साथ मिलाया है अस्करी डिप्लोमेसी को, यानी कि मिलिट्री डिप्लोमेसी को ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ मिलाया है, और उसके रिजल्ट्स दुनिया के उस मसले को हल करने के लिए
उसके रिजल्ट्स हासिल किए हैं। और ऑफ कोर्स 107 दिन की तकोदो के बाद जो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जिस अंदाज में होती रही और जिस पर के कल जिसकी तस्दीक हो गई जब जेडी वैंस ने प्रेस के सामने ये कहा, पिछले 3 महीनों में उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से जो जितनी गुफ्तगू की है फील्ड मार्शल साहब से, उससे ज्यादा कभी भी किसी से इससे ज्यादा गुफ्तगू पिछले 3 महीने में नहीं हुई। और जाहिर है वो गुफ्तगू किसी और मामले में नहीं बल्कि वो मामला यही जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था ईरान और अमेरिका का, जो कि पिछले 47 सालों से जो कभी आमने सामने नहीं बैठे थे, जो मैं कहता हूं कि जिनकी आंखों में खून था, और वो आके बैठे इस्लामाबाद। एक कार्ड यानी कि एमओयू साइन हुआ, इस्लामाबाद से ही उसका आगाज हुआ और इस्लामाबाद में ही प्राइम मिनिस्टर ने उस पे एज अ मीडिएटर साइन किया एमओयू पर। तो यकीनन ये एक बिल्कुल अनमोल किस्म का एक अंदाज था पाकिस्तान का। और दुनिया नहीं समझ रही थी कि दुनिया का इस वक्त दौरे हाजिर का सबसे एक कॉम्प्लेक्स, सबसे एक कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर मसला जिसको कहा जाए, उस मसले को एक 107 दिन से पहले जो बैक चैनल डिप्लोमेसी और जो जिस डिप्लोमेसी का मैंने जिक्र किया, जो जो संगम है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का, उसको मिला के जो अहदाफ हासिल किए वो आज दुनिया के सामने है कि दुनिया की सांस में सांस आई। हरमुज खुला, तेल की जिस तरह के तरसील कल बताया गया जेडी वैंस की तरफ से कि 16 मिलियन बैरल दोबारा तेल का भाव वहां से शुरू हो गया है, रसद शुरू हो गई है तेल की, जो कि तकरीबन वही लेवल है जो कि हरमुज को बंद करने से पहले था। तो दुनिया ने, जाहिर है दुनिया में इस वक्त जो अजियत बढ़ गई थी, माशी अजियत, उस अजियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। डिसरप्शन ऑफ सप्लाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाएगी। इस डिसरप्शन की वजह से हीलियम भी कम मिली दुनिया को, 1/5 से ज्यादा, फर्टिलाइजर भी कम मिला, सल्फर भी कम मिला, और ऑफ कोर्स जो उनके टैंकों में वो पेट्रोल डालते हैं वो भी कम हुआ, और जो अपने टेबल पे खाना रखते हैं वो खाने के लिए वो भी कम हुआ। तो जो कि ये एक इन्फ्लेशन शुरू होने के साथ साथ जो माहिर माशियात कह रहे थे कि अब तो डिप्रेशन यानी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। और इकोनॉमिक डिप्रेशन इतनी खतरनाक चीज होती है कि 1920 में ये एक दफा हुई थी जिसमें कि लोग कहत की वजह से बहुत सारे जाँ बहक हो गए थे। तो उन तमाम चीजों से बचाने में पाकिस्तान सरे फहरिस्त, पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें थीं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की कोशिशें और काविशें थीं कि आज ये इस नतीजे पर पहुंचा है। और इसीलिए जेडी वैंस जब प्रेस ने उनको चलते चलते पूछा तो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और वो किसी और वजह से नहीं, जाहिर है कि उनका इंटरेस्ट इसमें था, उनकी जरूरत थी कि ये मुआहदा किसी न किसी ये ऊंट किसी करवट बैठना शुरू हो जाए। तो उनकी भी जरूरत थी, ईरान की भी जरूरत थी, लेकिन कोई ऐसा माहिर किस्म का मुल्क चाहिए था, मीडिएटर चाहिए था जो इस नदिया पार करा दे इस नाव को। तो इसलिए नाव अब तकरीबन मंझधार से आधे से ज्यादा गुजर चुकी है और अब ये पार करने वाली इंशाल्लाह। और सर फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान के सफारती कद काठ में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है? ये यकीनन इस दफा तो पहले से ज्यादा हुआ, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में हमेशा से सरफहरिस्त रहा है। दुनिया का एक बहुत बड़ा मामला था और मसला था कि चाइना और अमेरिका कभी सफारती ताल्लुकात नहीं रखते थे। 1971 में ये मार्का भी पाकिस्तान ने कराया जिसमें कि प्रेसिडेंट 1972 में अमेरिका के गए चाइना में। इसी तरीके से जो सोवियत यूनियन का अख्ताम हुआ जंग का, उसमें भी एकॉर्ड, जेनीवा एकॉर्ड को साइन कराने में मददगार। इसी तरीके से जो दोहा एग्रीमेंट अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें भी तो पाकिस्तान इस मामले में काफी पहले भी स्किल रखता है। सिर्फ ये है कि उनको जो एक लीडरशिप, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से
एक सही डायरेक्शन मिल जाती है जब मिनिस्ट्री को, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री को, तो फॉरेन मिनिस्ट्री अपने उस पे टेक्निकल काम करके देती है, जिससे कि पॉलिटिकल काबरीन उससे रिजल्ट हासिल करते हैं। आपने देखा कि कल पॉलिटिकल काबरीन प्राइम मिनिस्टर मीडिएटर के तौर पर और दोनों साइड से कट काट के लोग, ईरान से भी बकर कालिबाफ और दूसरी तरफ से जेडी वैंस, जी। वो आए हुए थे। उन्होंने पॉलिटिकल ओवरसाइट दी, पॉलिटिकल उसको एक स्ट्रेंथ दी। सारा काम अब टेक्निकल टीमें करेंगी। तो बाकी जो भी काम करता है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस करे या कोई और करे, इट्स बेसिकली द पॉलिटिकल लीडरशिप व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ टू द पीपल टू रियली प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज दे कांट टेक देयर ओन डिसीजन। बिल्कुल यस। सही सर, ये तो पाकिस्तान की काविशें हैं, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात की सरपरस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 4 माह की जंग में ईरान की फ़िज़ाइया, बहरिया और क़यादत को ख़त्म कर दिया है। आप इस तज़ाद को कैसे देखते हैं? क्या ये ट्रंप का एक रवायती पॉलिटिकल टैक्टिक है जो अपने घरेलू वोटर्स को मुतमईन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, ये जरा भोंडे जी। अंदाज से ट्रम्प करते हैं, क्योंकि उनका गैर रवायती अंदाज है, लेकिन बहरहाल वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा, उसमें से पब्लिक कंजम्पशन के लिए, और उससे जितना तकरीबन ये रेटरिक जो करते हैं वो इजरायली लॉबी को भी वहां मुतमईन रखने के लिए, क्योंकि इजरायली लॉबी अमेरिका में वो काफी फाल रहती है हमेशा। प्रेसिडेंट पे उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर से भी जान छुड़ाने के लिए जो अमेरिकन अवाम, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, उससे भी जान छुड़ाने के लिए इस किस्म के गैर रवायती सदर गैर रवायती बयान देते हैं। अगर इसका असर होना होता तो कल हो जाता, ये टेक्नोक्रेट्स की मीटिंग शुरू ना होती कल। जी नाजरीन, वक्त हो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान ट्रंप के मुकाबले में काफी नर्म और सफारती है। वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ नए रिश्ते के लिए तैयार हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी चल रही है, जहां ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं इस तरह के बयान देकर, और जेडी वेंस जो है वो सफारतकारी का रास्ता साफ कर रहे हैं? जी हाँ, ये जो दो मुख्तलिफ रास्ते नजर आ रहे हैं, जिनकी मंजिल सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से ये डील इस हो जाए। दलदल से निकला जाए। अमेरिका दरअसल दलदल में फंस गया, तो इस दलदल से निकलने के लिए गुड कॉप बैड कॉप जिसको आप कह रही हैं, वो सिलसिला शुरू किया गया है। और उसमें मैं जैसा कि कह रहा था कि वो अपने वोटर सपोर्टर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन उनका बिल्कुल तैयार खड़ा है, और उसमें वो नहीं चाहते कि जिस तरह के सर्वे आ रहे थे कि हार रहे हैं वो, अब वो चाहेंगे कि ये उनको 3.5-4 महीने जो मिल गए हैं नवंबर तक, उसमें ये अपने आप को रिकवर कर लें। तो लिहाजा ये दुरुस्त है कि जेडी वेंस बड़े एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए और एक मसले को हल करने के लिए जचे तुले अल्फाज में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने जो रेड नेक उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो फार्मर्स हैं, जो शाम को कोने पर पब पर बैठ के अपनी मजदूरी करके वो बैठते हैं, और क्योंकि वो अपने आप में फख्र महसूस करते हैं कि वो एक रेड नेक किस्म के वहाँ ओरिजिनल आबादी है अमेरिका की, और उनका ही हक अमेरिका पे ज्यादा है, वो वोटर सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको और वो satisfy बैठ के करता है। उनके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, नेतन्याहू का ये ऐलान कि इस्राएली फौज जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान के सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी, क्या ये पाकिस्तान और कतर के सफारती रोड मैप को सबोटाज करने की सोची समझी कोशिश है? अगर इजराइल इस जोन से सपोज पीछे नहीं हटता सर, तो क्या ये 60 डेज का जो रोड मैप है, ये प्रैक्टिकली डोंट यू थिंक कि इफेक्ट होगा? नहीं, ईरान ने तो इसको रेड लाइन कह दिया ना अपने, कि ये क्योंकि जब वहाँ फौज रहेगी इजराइल की, और इजराइल के पास बहाना है कि वो सिक्योरिटी जोन के तौर पर इसको रखना चाहते हैं। सिक्योरिटी जोन बनाने का किसी गैर मुल्क को एक सॉवरन कंट्री में कोई ऐसा तस्करा नहीं है यूनाइटेड नेशन चार्टर में, इंटरनेशनल कानून में, कि जो मुल्क थोड़ा सा ताकतवर हो दूसरे मुल्क में आके बैठ जाए कि मैंने तो सिक्योरिटी जोन क्रिएट कर लिया है, लिहाजा मैं भी ये कब्जा नहीं छोड़ता। तो ये बहरहाल इसको कल जेडी वेंस ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया, और उसकी सताइश करनी चाहिए। जेडी वेंस ने जब यही सवाल हुआ उनसे,
तो उन्होंने कहा कि जी हम कदर करते हैं सिक्योरिटी की, इजराइल की, और हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सॉवरेनिटी ऑफ लेबनान जो है वो बरकरार रहे। जी। तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि खाली करवाना है, और उसके लिए पॉइंट नंबर 8 जो कल ज्वाइंट एलामिया जारी हुआ है कतर और पाकिस्तान की तरफ से, जी। उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर 8 में, वाज़ेह तो नहीं, उसमें बड़े डिप्लोमेटिक तौर पर पॉइंट नंबर 8 में ये बात लिख दी गई है कि जो मीडिएटर्स भी अब होंगे, और लेबनान में जो वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट है लेबनान का, उसमें भी वो मीडिएट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8वां पॉइंट कल जो उन्होंने निकाला है, उस 8वें पॉइंट में अब पाकिस्तान का वजन भी उसमें शामिल हो गया। हम्म। कतर और पाकिस्तान के वजन से मुराद ये है कि उसमें चाइना का वजन अज़-खुद, क्योंकि पाकिस्तान जो भी काम कर रहा था वो चाइना और बाकी अपने खलीजी ममालिक, आपने देखा कि हाँ, हमारे तो डिप्टी प्राइम कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर थे जो है बिल्कुल। वो इजिप्ट में बैठे हुए थे, हम्म। तो वो उनका वजन भी अब उसमें शामिल हो गया। और ये सियासी वजन है, ये सफारती वजन है इन तमाम कंट्रीज का। अब इजराइल को अंदाजा हो जाएगा कि इतना आसान नहीं है कि वो ऑक्यूपाई करके बैठा रहे, और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह भी अब अपनी तरफ से फायर करके कोई ऐसा रॉकेट नहीं फायर करेगा कि जिससे ये दोबारा डीरेल हो जाए मामला। बिल्कुल। और क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि अब इस हम जिस तरह से हमने देखा है अभी रिसेंटली अमेरिका ने इसराइल को एतमाद में लिए बगैर या उसकी शमूलियत के बगैर ईरान के साथ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। इनफैक्ट जब उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा जो आया है हमें दिखाया जाए, तो तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सेंसिटिव दस्तावेजात हैं। क्या वाशिंगटन अब नेतन्याहू को मशरिक़ वुस्ता में अपने मफादात के लिए एक असासा के बजाय एक बोझ समझने लगा है? ये बहुत मुश्किल काम है किसी भी अमेरिकन सदर के लिए, इसलिए कि जिस तरह वहाँ इजरायली लॉबी ने अपने हम्म। ताने बाने बुने हुए हैं, जिस तरह इजराइल के वहाँ जो सहूनी तहरीक है वो हर हम्म। जगह और हर महकमे में, व्हाइट हाउस भी हो गया जिसमें शामिल है, बाकी तमाम महकमा जात हैं, उसमें वो बड़े असर रखते हैं। अमेरिकन हैं, लेकिन सहूनी लॉबी के लोग हैं, और हम्म। इजरायली सहूनी और जू सहूनी दोनों जी। लॉबी के लोग हैं जो कि वो असरअंदाज होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मामला हट सकेगा। अभी इजराइल वुड कंटिन्यू टू बी एन एसेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, इसका इशारा आपको उस वक्त मिलेगा हम्म। जब अगले बरस अगर वो एड इजराइल की कम कर देते हैं, जो कि 4.5 से 5 बिलियन कैश, और उसके अलावा जो हथियार और साजो सामान, वाजे रहे कि कोई 800 टन के करीब बम और बारूद जो है वो गजा जैसी जगह पर इन्होंने फेंका है, और उस पे जुल्म तादी और जबर सितम किया है। तो ये सारा का सारा, ज्यादा उसमें से 90% असला अमेरिका का ही था, तो उसमें कमी नजर नहीं आती। वो सिलसिला वैसे ही जारी, क्योंकि जिस अंदाज में और जिस मजबूती के साथ जकड़ा हम्म। हुआ है इजरायली लॉबी ने अमेरिकन डिसीजन मेकर्स को, इतनी आसानी से उनसे जान नहीं छूटेगी। गो के उनका एक बॉटम अप प्रेशर अब बिल्ट हुआ है। वहां की जो यंगर जनरेशन है अमेरिका की, वो समझती है कि उनके टैक्स पेयर के पैसे इजराइल पर ये जाया हो रहे हैं। वहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं, जो कि हमारी ये जंग भी नहीं है। और सर, एक इंटरेस्टिंग सर्वे भी आया है इब्रानी यूनिवर्सिटी का, बड़ा चौंका देने वाला है। वहाँ उसके अकॉर्डिंगली 92% इसराइली अवाम नेतन्याहू की जंग को नाकाम और ईरान को फातेह करार दे रहे हैं। इस अंदरूनी दबाव के बाद क्या नेतन्याहू की हुकूमत बरकरार रह पाएगी? और ये अगर मुआहिदा भी हो जाता है, ऑब्वियसली नेतन्याहू का सर्वाइवल तो इसी में कि ये जंग लगे रहे, या आपको लगता है कि इसराइल एक बहुत बड़े सियासी बुहरान और कब्ल-अज़-वक्त इंतखाबात की तरफ जा रहा है? नेतन्याहू तो कबल वक्त इंतखाब के वक्त के लिए जाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको कामयाबी नहीं हुई है इस जंग में। अगर इस जंग में उनको कामयाबी हो जाती तो शायद उनके इलेक्शन में कामयाबी के कुछ चांसेस थे, लेकिन अब उनको नजर आ रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि अगर मैं ना होता तो आप नेतन्याहू जेल जेल में में होते होते। हैं। हाँ। तो और वो हकीकत है, वो हकीकत है। तो लिहाजा नेतन्याहू इस दफा इलेक्शन हारना उनका मुकद्दर नजर आता है, इसलिए कि उन्होंने परफॉर्मेंस बकौल जो राइट विंग के लोग हैं उनके हम्म। मुताबिक कि भाई जंग जारी रहनी चाहिए, जंग जारी रख नहीं सक रहे नेतन्याहू। वो कोशिश उन्होंने अपनी पूरी कर ली, बट उनका लेकिन पॉलिटिकल अमेरिका की करियर अपनी मजबूरी। का सर्वाइवल तो मुश्किल लग रहा है ना अब।
न सिर्फ सर्वाइवल बल्कि उन पर जितने केसेस हैं वो हम्म। जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं अभी। बिल्कुल सही। और सर, जी। मशरिक़ वुस्ता का ये जो नया ब्लॉक, जिसमें पाकिस्तान, कतर, ईरान और अमेरिका एक नई सफबंदी में नजर आ रहे हैं, इस पर यूएई के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? पाकिस्तान को खलीजी ममालिक के साथ अपने रवायती ताल्लुकात और ईरान के साथ इस नई स्ट्रेटीजिक कुर्बत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कितनी एहतियात की ज़रूरत है? नहीं, पाकिस्तान के सामने गोल्स बड़े क्लियर हैं। हम्म। पाकिस्तान अपने मरासिम तमाम ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर रखना चाहता है। अगर यूएई को कोई मसला है तो यूएई का मसला है वो, और हम्म। हमारा मसला नहीं है कि उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड अगर ज्वाइन किया हुआ है, वो उनके अपने फायदा और मफाद वो अपना समझते हैं। पाकिस्तान अपना फायदा और मफाद समझता है कि क्या नुकसान है और क्या फायदा है। और बायलैटरल दुनिया में जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, जब तक कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं, किसी तीसरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, उसका हक नहीं होता है कि उस पर वो कोई तनकीद कर सके। हमारा हम्म। हक नहीं होता है कि हम उस पर तनकीद कर सकें सरकारी तौर पर। वैसे हम राइट। इल्मी तौर पर जो भी तनकीद कर लें या जो भी बहस मुबाहिसा कर लें, सरकारी तौर पर ये उनका इस्तेहकाक है हर मुल्क का कि अपने बायलैटरल रिलेशन जिससे चाहे रखे वो। अब ईरान ने जिस अंदाज में इंडिया को फायदा पहुंचाया, तेल जी। उनको जितना सस्ता बेचा, अब तो खैर इंडिया जो है वो और भी ईरान उसको को पता पड़ गया रियलाइजेशन कि हो ही गई है। इंडिया कहाँ क्या हैसियत है उसकी, जी। और उसने कैसे धोखा दिया। लेकिन बड़े फायदे उठाए उसने। और हम्म। ईरान की हमसे भी दोस्ती थी, हम्म। ईरान की इंडिया के साथ भी उसी तरीके से वो बंदर अब्बास और बाकी तमाम उससे बनाए जा रहे थे। हम्म। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन उस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो हम समझते थे कि उनका बायलैटरल मामला है। अगर उस मामले को जब कलभूषण का मामला हमारे सामने आया तो हमने कहा कि भाई ये तो हम्म। आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फिर हमें एतराज था, जो कि हमारा इस्तेहकाक था और हमारा हक था। उससे हटकर तो अगर कोई बायलैटरल रिलेशंस किसी के होते हैं, चाइना है उसके रिलेशंस हैं, इसराइल के साथ भी हैं, हमारे साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, उसके रिलेशन है। हम्म। रशिया है उसके इसराइल के साथ भी रिलेशन है। तुर्की है दुनिया का पहले चंद दो तीन ममालिक में से है जिसने सफारती ताल्लुकात अपने इजराइल के साथ रखे। हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है। तो ये बायलैटरल रिलेशन से उनका अपना मामला है। हमें जब तक कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारा हक ही हम्म। नहीं बनता है कि हम उस पर करें। ये बिल्कुल ठीक। आपका जो है मुख्तसरन यूएई के हवाले से बात थी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक जमील सफी। अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जनरल साहब, सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 4 माह की जंग के बाद ईरान की फौज, फिजाइया और बहरिया तकरीबन खत्म हो चुकी है और उनके लॉन्चिंग पैड्स और ड्रोन असासे तबाह हो गए, जबकि आलमी जरीदे कहते हैं कि ईरान मजीद मजबूत होकर सामने आया है। आपके नज़दीक क्या महज 4 माह की फिजाई या मिसाइल मुहिम से ईरान जैसे वसी और अरीज और पहाड़ी जोग्राफिया रखने वाले मुल्क की रवायती अस्करी ताकत को इस हद तक अपाहज किया जा सकता है, या आपके ख्याल में ट्रंप मुबालगा राइज से काम ले रहे हैं? जी, मैं आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस है मैं उसके साथ एग्री करूंगा। जाहिर है जब भी जंग होती है तो दोनों फ्रीकैन जो हैं जंग के एंड पे अपने आप को विक्टर जाहिर करना चाहते हैं। हर एक ये कहता है कि वो फातेह है और दूसरा जो है मफ्तू है। सेकेंडली जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है उन्हें नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा, उनकी एयरफोर्स को, मिलिट्री को नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा पहुंचा। लेकिन जहाँ तक उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल में वो ज़रा डिफरेंट तरीके से हमें डिस्कस करना चाहिए। वो इस हम्म। तरीके से कि उन्होंने जो भी किया, जैसे उनका मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन्स प्रोग्राम है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ज़ेर ज़मीन पूरे शहर, पूरी फैक्ट्रियाँ और सारा कुछ आबाद किया हुआ है। टनल्स के अंदर उनकी सारी चीज़ें हैं। और कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल को 2 हफ्ते पहले की शायद बात है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही एक स्टेटमेंट में कहा था कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अभी तक रहती है, ऑल्दो उन्होंने 21% या 20%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। लेकिन अगर वो खुद कह रहे हैं 20% 22% अगर उनकी कैपेबिलिटी रहती है, तो मेरे ख्याल में इट इज़ मच मोर। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है उन्होंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा खुफिया रखा हुआ है। और अगर उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ना होती तो वो अभी तक इतना स्ट्रांगली जो है रेजिस्ट ना कर रहे होते।
और इसी तरह आपने देखा होगा जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें भी ईरान जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जगह पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा है, विच इंडिकेट्स कि उनके अंदर अभी तक जो है वो एबिलिटी है, मॉरल कह लें, ईमानी कह लें, मिलिट्री कह लें, कि उनके अंदर एबिलिटी है। और ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान जैसा बड़ा मुल्क और एक ऐसा मुल्क जिसने पिछले 30-40 साल जंग की तैयारी की हो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो नहीं ख़त्म हुआ, वो बराबरी की सतह पे बैठ के अब भी उनके साथ ज़्यूरिच में, स्विट्ज़रलैंड में या लेक लुसेरीन जो है वहाँ पे बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। सर, अगर ईरान की लॉन्चिंग पैड्स और मिसाइल बनाने की सलाहियत ट्रंप के दावे के मुताबिक तकरीबन खत्म हो चुकी है, तो फिर तेहरान के पास वो कौन सा अस्करी लेवरेज बाकी बचा है जिसकी वजह से अमेरिका को बर्गन स्टॉक में मेज पर बैठना पड़ा और तेल पर से पाबंदियां हटानी पड़ी? जी, जहाँ तक लेवरेज का ताल्लुक है, ईरान के लेवरेजेस जो हैं ये बहुत सारी चीज़ों में रिज़ाइड करती हैं, एक नहीं है कई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एज़ अ कौम और रेज़िलिएंट नेशन है, ये सोचा गया था कि शायद जब उनकी लीडरशिप जो है उनको शहीद कर दिया जाता है तो ईरान कोलैप्स हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग जो थे उनकी ये असेसमेंट थी कि शायद 5-6 दिनों में, हफ्ते में ईरान के अंदर एक रिजीम जो है वो चेंज हो जाएगी और चेंज नॉर्मल नहीं होगी बल्कि वहाँ पे शायद लोग उठ खड़े होंगे और इनकलाब आएगा। वेयरएज़ बात ये पता चली कि कौम जो है इस जंग के बाद, इस हमले के बाद ज़्यादा यकजान होगी, नंबर 1। नंबर 2, बात ये करते हैं जी कि इर्द-गिर्द जो उनकी कंट्री के लोग हैं, जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, बाकी लोग हैं, वो भी इस बात के मुतरफ़ हैं कि जी ईरान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इसीलिए वो चाहते हैं कि पीस हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि उनके पास अभी तक ये कैपेबिलिटी है कि उनकी ज़ेर ज़मीन जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, उनके लॉन्च पैड्स भी अभी तक इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आबनाए हुर्मज़ के लिए। आबनाए हुर्मज़ जो है इस इलाके में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के तौर पे कह लें या एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस वॉर के तौर पे उभरा है। और मेरे ख्याल में अभी भी ईरान की वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो किसी वक़्त चाहें तो आबनाए हुर्मज़ को बंद कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि उनका जो खड़ा होना है, उनका जो स्ट्रॉन्ग तरीके से लीडरशिप खड़ी है, पूरा मुल्क यकजान है, तो इसलिए वो पॉसिबल हो सका कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे ईरान अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के साथ बैठें और अपनी बातचीत बराबरी की सतह पे करें। बिल्कुल सही सर। मुश्तरका इलामिये के मुताबिक लिबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए एक डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम किया जा रहा है जिसमें सालिस मुमालिक भी शामिल होंगे। आम जबान में इस सेल का काम क्या होता है? क्या ये सेल इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बरह रास्त तसादुम को रोकने में मुअस्सर हो पाएगा? जी मिस, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट की निशानदेही की। सबसे बड़ा जो स्टिकी पॉइंट कह लें, सबसे ज़्यादा मुश्किल पॉइंट कह लें, तो वो यही है कि इज़राइल जो है उसको कैसे बाज रखा जाए कि वो लेबनान पर हमले ना करे। वेयरएज़ अभी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जेडी वैंस साहब की, जो स्क्रॉल चल रहा था टेलीविज़न पे, उसमें ये आ रहा था कि जेडी वैंस ये कह रहे थे कि लेबनान से जब हिज़्बुल्लाह हमले करता है तो जवाब जाता है। मेरा ख़्याल है ये वाइस वर्सा भी है कि इज़राइल जब हमला करता है तो लेबनान की तरफ से, हिज़्बुल्लाह की तरफ से जवाब जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने जंग के जब बातचीत शुरू हुई, जंग के दौरान और जंग के आखिर में और बाद में ये जो अभी टॉक्स शुरू हुई हैं जेनीवा में, लेक ल्यूसरिन के एरिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे, तो उन्होंने पहले से ये वाज़ेह किया था कि जंगबंदी जब भी होगी उसमें लेबनान भी शामिल होगा। अभी आते हैं वो जो सेल की बात कर रही हैं आप, ये सेल यूँ कह लें कि एक इन्फोर्समेंट के लिए चंद मुल्कों का एक ग्रुप होगा, जो इज़राइल जिसमें शामिल होना चाहिए मेरे ख़्याल में, लेबनान होना चाहिए, अमेरिका होगा, ख़ित्ते के बाकी ममालिक हैं, कतर हो सकता है, पाकिस्तान, ईरान, सारी कंट्रीज़ जो कि इस वक़्त इस तनाज़े के हल के लिए बैठी हैं। तो वो होंगे और वो दोनों फ़रीक़ैन को मजबूर करेंगे, कोशिश करेंगे, रोकेंगे ताकि ये जंग जो है बढ़े ना। क्योंकि इज़राइल जो है वो एक सबसे बड़ा ख़तरा है, या यूँ कह लें कि इस मुआहदे के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो इज़राइल और इज़राइल का रवैया है। बाकी कंट्रीज़ शायद चाहती हैं कि पीस हो जाए इंक्लूडिंग अमेरिका, लेकिन इज़राइल इज़ द ओनली कंट्री जो ये चाह रही है कि पीस ना हो। क्यों ना हो? कि ज़ाहिर है जब जंग लगी रहेगी तो उनके पास बहाना होगा कि वो इनकर्जन्स अपनी जो हैं वो सीरिया में, गज़ा में, लेबनान में जारी रखें और उनके जो अज़ाइम हैं एक ग्रेटर इज़राइल वाले, उनके ऊपर काम करते हुए एक्सपेंशन करते रहें।
तो मेरे हम्म। ख्याल में अगर ये सेल कायम होता है और इसके पीछे जो है अमेरिका की फुल सपोर्ट होती है, और लेटर ऑन अगर यूनाइटेड नेशन से ये जो पीस एग्रीमेंट है इस थ्रू अ वोट अगर ये पास हो जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी जो इसराइल और लेबनान और हिजबुल्लाह एंड इसराइल के दरमियान पीस कायम करने में मदद देगी। सही। और सर, एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा अस्करी चैलेंज ईरान की जोहरी हथियार बनाने की फौरी सलाहियत की तस्दीक करना है। अमेरिका तेहरान के अंडरग्राउंड जोहरी मराकज़ की निगरानी के लिए किस किस्म के सख्त अस्करी मुआयने का मुतालबा कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है जी कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने JCPOA साइन किया था, और JCPOA के तहत जो एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज है, उसके जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनको एक्सेस हासिल थी ईरान की इंस्पेक्शंस की। हम्म। वो जो मुआहदा है वो खुद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एब्रोगेट कर दिया, और उसके बाद जो है इश्यूज शुरू हुए। जहाँ तक वेपन बनाने की कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, उसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं, खamenei साहब, उन्होंने एक फतवा दिया था, और वो फतवा ये था कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये इस्लाम में हराम हैं और हम नहीं बनाएंगे। हम्म। तो अभी तक तो इसराइल में वो फतवा जो है रिवोक नहीं किया गया, और उस लिहाज से सॉरी, ईरान में वो फतवा रिवोक नहीं किया गया। तो इस लिहाज से लगता तो यही है कि ईरान के अभी तक अज़ाइम ये नहीं है कि वो हम्म। हथियार बनाए। हाउएवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कैपेबिलिटी की, कैपेबिलिटी में एक तो इनरिच्ड यूरेनियम है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि है नहीं है, दबा हुआ है, कैसे हम्म। निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, उसके ऊपर क्लैरिटी की ज़रूरत है। हाउएवर, जब एनरिच्ड यूरेनियम किसी कंट्री के पास होता है, तो दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग जो चाहिए होती है। उसके बाद उस यूरेनियम को यूज़ कैसे करना है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। फिर उसको टेस्ट करना है, फिर उसको इस काबिल बनाना है कि जी वो कोई डिलीवरी सिस्टम जो हैं वो लेके जाके दूसरी जगह पे उसको लॉन्च कर सकें। आर्टिलरी से करना है, एयर से करना है, कैसे करना है। तो ये एक ज़रा लंबा सफ़र होता है। अभी आते हैं कि क्या वो कैपेबिलिटी उनकी है कि नहीं है, ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ लोग कहते हैं जी कि उनके पास शायद ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी बॉम्ब होता तो वो क्यों अपनी तबाही इतनी करवाते। हम्म। उनकी जो मॉनिटरिंग है वो कैसे होगी, जो आपका सवाल था, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जो दो तीन तरीके तो बहुत ज़्यादा अहम है। एक तरीका तो ये है कि वो सैटेलाइट की उनकी निगरानी हो सकती है। हम्म। दूसरा तरीका ये है कि जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके लोग वहाँ पे हों, तो वो जो है उनकी निगरानी करें। हम्म। हाउएवर, ये पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर क्लैरिटी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सही। लेकिन लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान तो इसके ऊपर ऑलरेडी JCPOA में एग्री कर चुका था कि वो वेपन्स नहीं बनाएंगे। ये हम्म। तो अभी होगी और नए सिरे से नेगोशिएशंस जो हैं रीस्टार्ट हुई। बिल्कुल सही। और सर, ये जो ईरान पर से पाबंदियां हटने और जंग के बज़ाहिर खात्मे के बाद आपके ख्याल में तेहरान की अस्करी डॉक्ट्राइन में क्या तब्दीली आएगी? क्या वो अपने रवायती हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम्स को मज़ीद जदीद बनाएंगे, या अब वो इक्तसादी तरक्की की तरफ तवज्जो देंगे? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें होंगी जी, और साइड बाय साइड होंगी। इसलिए होंगी कि ईरान एक वो कंट्री है कि जो पिछले 47 ईयर से 40 ईयर प्लस से सैंक्शंस के नीचे था, और अभी तो हंड्रेड्स ऑफ सैंक्शंस हैं जो उनके ऊपर लेविट थी, जो अभी उठ रही हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो उनके ऑयल है, उनके जो केमिकल्स हैं, उनके ऊपर भी हम्म। पाबंदियां उठी हैं। उनके फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो भी रिलीज होने जा रहे हैं। उसके अलावा ये है कि $300 बिलियन प्रॉमिस हुआ है उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट जो है खित्ते के ममालिक करेंगे। हम्म। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो सबसे पहली मेरा ख्याल प्रायोरिटी तो ये होगी ईरान की कि वो फौरी तौर पे अपनी मुआशी जो आबतरी है उसको ठीक करें। लोग जो हैं परेशानी में हैं, महंगाई है, बाकी जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिकल हैं, पढ़ाई है, तालीम है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फौरी तौर पे रिकंटिन्यू करें। हम्म। हाउएवर, साथ साथ ही ईरान चूंकि एक ऐसी तकलीफ से गुजर चुका है जहाँ पे उन्हें एहसास हुआ है कि अगर वो मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग ना होते या नहीं होंगे, तो उनके साथ फिर जो है वो इसी तरह का सलूक किया जा सकता है कि उन्हें मजबूर करके बांध दिया जाए, हाथ पांव जैसे कहते हैं, बांध के तो उनसे बातें मनवाई जाएं, जो अभी भी नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में मुआशी तरक्की नंबर वन होगी, लेकिन साइड बाई साइड जो है वो अपनी मिलिट्री इस्तेदाद में भी इजाफा करेंगे। हम्म। और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल दोनों साइडें जो हैं, टेक्नोलॉजी है, बाकी चीज़ें हैं,
तो उसमें वो आगे बढ़ेंगे और मिलिट्री एबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी उनकी डिफेंस की और रिस्पॉन्ड करने की, उसको वो ज़रूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। और सर, ये जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान के सिक्योरिटी ज़ोन पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखेगी। अस्करी हिकमत अमली के लिहाज से जब एक जंगबंदी का मुआहिदा हो रहा हो तो दूसरी तरफ बफर जोन या सिक्योरिटी जोन पर मुस्तकिल कब्जे का ऐलान करने के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? क्या इसराइल वहाँ दलदल में नहीं फंस जाएगा, ये जो कोशिश कर रहा है मामलात को ख़राब करने की? जी, ज़रूर। जहाँ तक इज़राइल का ताल्लुक है, वो तो आपको पता है उनके लिए कोई कंसिडरेशंस नहीं है, ना नॉर्म्स हैं, ना रूल्स हैं, ना कोई जेनेवा कन्वेंशन है, ना वियना कन्वेंशन है, ना यूनाइटेड नेशन के कोई रूल्स उनके ऊपर चलते हैं, ना ही वो किसी और मुआहदे को, किसी चीज़ को मानते हैं। सारी स्टेट्स जो होती हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करती हैं। बट इज़राइल इज़ वन कंट्री के जिनके लिए वो हर चीज़ जो है पीछे है और सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट सुप्रीम है। और अगर आप देखें तो वो अमेरिका की बात भी बहुत मुश्किल से मानते हैं। और कितनी दफ़ा ये हुआ है अभी हाल ही में कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको बहुत सख्त लहजे में उनसे बात करना पड़ी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो कब्ज़ा बरकरार रखेंगे, ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश तो यही होगी। लेकिन मेरा ख्याल है आगे चल के उनको मजबूरी है कि इस मुआहदे की पासदारी करना पड़ेगी। अगर वो पासदारी इस मुआहदे की नहीं करते तो फिर खित्ते में अमन नहीं आएगा और उनके और ईरान के दरमियान, हिज़्बुल्लाह के दरमियान और हमास के दरमियान और इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के दरमियान और इज़राइल के दरमियान एक जो है टेंशन ज़रूर रहेगी। और फिर अगर वो हमले करते हैं तो फिज़िकली, तो उनका जवाब भी दोनों तरफ से आएगा। तो प्रेफरेबल तो एक लॉजिकल बात तो यही लगती है कि इज़राइल को वो सारे मकबूजा इलाके खाली कर देने चाहिए जो अभी उन्होंने किए हैं। जहाँ तक बफर ज़ोन का ताल्लुक है, वो तो उनका सेल्फ क्रिएटेड है और वो आज से नहीं कई सालों से ये बात करते हैं, दहाइयों से ये बात करते हैं और वो बफर ज़ोन है उसको आहिस्ता-आहिस्ता आगे खिसकाते जा रहे हैं। तो ये उनके बहाने हैं, लेकिन प्राइम एम एक ही है कि इज़राइल ये चाहता है कि वो उसकी एक्सपेंशन हो और वो अल्टीमेट ड्रीम है उनका ग्रेटर इज़राइल वाला, वो पूरा हो। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि मुकम्मल इनखला वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो सर, अगर इसराइल इस मुआहदे की, जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान है, इस मुआहदे की पासदारी नहीं करता और फिर कोई इसी तरह की नोटोरियस हरकतें रखता है जिससे वो कह रहा है कि जनूबी लेबनान पे मैं अपना कब्जा बरकरार रखूँगा, मैं तो नहीं पीछे हटूँगा, तो यू थिंक कि दिस टाइम अमेरिका वुड स्टैंड विद इसराइल? क्योंकि ये तो एक तरह से अब अमेरिका को सबोटाज करने की कोशिश है ना, क्योंकि अमेरिका तो अब बहुत शिद्दत से चाहता है कि अब ये मुआहिदा हो जाए। हमने देखा कि जेडी वेंस का भी बहुत सख्त बयान आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसराइल को लेकर। जी। ये सारी की सारी बातें जो हैं बेसिकली इनडायरेक्ट डिस्ग्रेस है अमेरिका के प्रेसिडेंट की और अमेरिका ने जो मुआहिदा किया है उसकी। वो हठधर्मी से नेतन्याहू, उनके वज़रा और उनकी कंट्री जो है वो इस मुआहिदे को सबोटाज करने के चक्कर में है। और उनकी भरपूर कोशिश ये है कि किसी तरह मुड़ के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो जंग में आ जाएं। हाउएवर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो डिसीजन किया है अभी मिल के पाकिस्तान की और कतर की सालिसी के साथ, स्पेशली पाकिस्तान की जो मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप की मेहनत के साथ जब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीस प्रोसेस चल पड़ा है, एक MOU साइन हो गया है, तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उसको सेव करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ये प्रिजर्व रहे और आगे बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल लेवल पे भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है इस वॉर के ख़त्म होने का। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि इज़राइल जो है वो दैट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड फॉर देयर इकोनॉमी। इंटरनेशनली भी ये जो वॉर है अगर दोबारा शुरू होती है, अब हुर्मुज़ बंद होती है या इस तरह की और चीज़ें होती हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए और दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर पूरी दुनिया और उनके एलाइज का भी एक दबाव है कि ये जंग दोबारा ना हो। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प इस दफ़ा he'll put his foot down ताकि ये मुआहिदा जो है वो आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो। जेडी वैंस का भी आपने जिक्र फरमाया, उन्होंने भी ये बात खुल के कही है। जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।